वेलकम स्टूडेंट्स। सामान्य ज्ञान में हम लोग आज भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है और ये मेरा फेसबुक पेज है। हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल में हम लोग देखेंगे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। सौर मंडल में केवल हमको अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल क्या होता है? तो सूर्य हमारे सौर मंडल का हेड है। तो सूर्य, ये मैं सूर्य बना दिया हूं। सूर्य, सन, और इसके चारों ओर जो भी आकाशिकीय पिंड है, आकाशिकीय पिंड में क्या क्या आ जाएंगे? आकाशिकीय पिंड में ग्रह आ जाएगा, उपग्रह आ जाएगा। वैसे उपग्रह तो ग्रह की परिक्रमा करते हैं ना, इसलिए मैं इसको अभी नहीं लूंगा। ग्रह ले लेते हैं हम लोग, धूमकेतु ले लेते हैं। आकाशिकीय पिंड में आ जाएगा उल्का, धूमकेतु, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह। ये सब आकाशिकीय पिंड है। मैंने बोला ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब सन की, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सब के सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इनको सम्मिलित रूप में हम कहेंगे सोलार सिस्टम या सौर मंडल। हिंदी में से सौर मंडल। सौर मंडल का परिभाषा क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न आकाशिकीय पिंड। आकाशिकीय पिंड में क्या क्या आ जाएंगे? ग्रह, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह, ये सब को सम्मिलित रूप से बोलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर लगाने वाले आकाशिकीय पिंड और सन को मिलाकर, सूर्य को मिलाकर क्या बोलेंगे? सौर मंडल। इतना याद रखिए, ये परिभाषा के रूप में याद रखिए। अब मैं बता दूं, सूर्य सूर्य किस चीजों से मिलकर बना है? तो हमको पता है कि जो सूर्य है, जो सन है, वो एक आकाश गैसीय गोला है। जो सूर्य है ना, सूर्य एक गैसीय गोला है, ये याद रखिएगा। गैसीय गोला, गैसीय गोला, ये याद रखिए। और कौन से गैस इसमें मेजोरिटी में, कौन से गैस अधिकता में है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 71, लगभग 71% इसमें हाइड्रोजन है। हीलियम, हीलियम का परसेंटेज लगभग 26% है। और अदर गैसेस, अन्य गैस या अन्य तत्व इसमें लगभग 2.5% है। ये याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अधिकता सूर्य में कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना, 71%। ठीक है। सूर्य में से हमको लाइट और ऊष्मा, दो ऊर्जा मिलती है। तो इन दो ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है पृथ्वी में। और ये हमको सूर्य में नाभिकीय संलयन के माध्यम से मिलती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, इसे फ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य में से जो ऊर्जा निकल रही है उसका कारण क्या है? ऑप्शन 1 होगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन 2 होगा नाभिकीय विखंडन। ये भी एग्जाम में आता है, नाभिकीय विखंडन। और अदर दो हो सकते हैं, तो आपको लगाना है नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन, ये एग्जाम में आता है। जो आता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, तो हम उसी को मेनली फोकस करते हैं और वही पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी पृथ्वी है वो आकार में, हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी, जिसमें हम रहते हैं। तो ये पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में पृथ्वी से 4 और बड़े ग्रह होंगे। 8 में से 4 और बड़े ग्रह हैं, उनको हम देखते हैं पहले। तो मैंने कहा जो सूर्य है वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, ये याद रखिए।
बृहस्पति, पति, बृहस्पति ग्रह ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है। इससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण, और उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी का नंबर। ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से छोटा है शुक्र, थोड़ा ही छोटा है। शुक्र लगभग पृथ्वी के बराबर आकार में है, थोड़ा छोटा है। शुक्र से छोटा है मंगल, और मंगल से छोटा है बुध। ठीक है, बुध। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ये याद रखिए, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं, हमको पता है हमारा पृथ्वी थोड़ा झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो इसको समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना, ये पृथ्वी है और यहां सूरज है, ये सूरज है, ये सूरज से ऐसे रोशनी निकल रही है। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो ये जो हमारा जो अर्थ है ना, वो थोड़ा सा झुका हुआ है, लेकिन झुका कैसे है उसको समझना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब पहले समझते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या चीज है, पहले इसको समझते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब, आप सभी ने भौरा लट्टू ये देखा होगा, इसको इंग्लिश में टॉप बोलते हैं, प्लेइंग टॉप। ये आपने भौरा देखा होगा, ये भौरा का छोटा सा लोहे का निकला होता है, इससे बोलते हैं एक्सिस। इस एक्सिस के साथ सहारे वो रोटेशन करता है। रोटेशन मतलब ऐसे घूमना, रोटेशन। रोटेशन को हिंदी में घूर्णन बोलते हैं, घूर्णन, घूर्णन। तो इस एक्सिस, ये लोहे का छोटा सा निकला होता है, इसको बोलते हैं एक्सिस। इस एक्सिस के सहारे हमारा जो अर्थ है वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, एक्सिस को हिंदी में अक्ष बोलते हैं, अक्ष। इस अक्ष के सहारे हमारा जो पृथ्वी है वो घूर्णन गति करता है। तो हम लोग ऐसे बनाए तो हमारा अर्थ कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये अब आपको अर्थ थोड़ा झुका हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मैं इसका एक परपेंडिकुलर यहां खींचता हूं और एक परपेंडिकुलर यहां खींचता हूं। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, इससे हमारा अर्थ बनाता है 23.5 डिग्री का कोण। 23.5 डिग्री, मैं इसको थोड़ा ढंग से यहां लिख दूं, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी हमारा झुका हुआ है। अगर पृथ्वी ऐसा होता, ये हमारा सन है, सूर्य है, और ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी ऐसा होता, ये ऐसा, तो ये एक भी डिग्री झुका हुआ नहीं है। लेकिन पृथ्वी कैसा है, ऐसा ना होके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता मतलब अक्ष होता, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ना होकर ये है, और ये हमारा पृथ्वी ऐसा है, ऐसा झुका हुआ है। तो ये पृथ्वी 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, इतना याद रखिए। 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। किससे बनाता है? पृथ्वी के कक्षा तल पर लंबवत 123 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैं फिर से बोलूं, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से, उसके कक्षा तल पर बने लंब से, यहां लिख देता हूं मैं, यहां मैं लिख देता हूं क्लियरली, पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल, उसके कक्षा तल पर बने लंब, पर बने लंब से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री को, पर झुका हुआ है, झुका हुआ है। इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। समझ में नहीं आया तो थोड़ा याद रखिए, जब हम लोग ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कभी, तो मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। अभी हम लोग बीएड के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। ये जो लाइन में जो खींच रहा हूँ लाल कलर से आपको लाइन दिखाई दे रहा है,
ये हो जाएगा पृथ्वी का कक्षा तल पर लंब, ये लंबवत लाइन है, ठीक है। और ये जो लाइन ऐसे खींच लेता हूं यहां पर, ये हो जाएगा पृथ्वी का कक्षा तल का आधार, ठीक है, इसे हम आधार बोल सकते हैं। तो लंबवत से 23.5 डिग्री बनाता है, और इस आधार से 90 में 23.5 घटा दो तो बचेगा 66, 66.5, ठीक है। ये याद रखिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और लंबवत से 23.5 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट फिर से समझिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस अक्ष के सहारे वो रोटेट कर रहा है, और ये हो गया लंबवत, और ये हो गया उसका आधार। यहां पर बनाती है 23.5 डिग्री, और यहां आधार से बना रहा है 66.5 डिग्री। ये याद रखिए, इतना कंसेप्ट याद रखिए बस, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, अगर ये पृथ्वी है तो ये हो जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये हो जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। और हमारा जो भारत है उसका सिचुएशन लगभग कुछ ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है पिक्चर, लेकिन ये भारत का नक्शा ऐसा है। मतलब यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का बलरामपुर वाला ऊपर का हिस्सा है, मतलब सरगुजा संभाग, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इतना याद रख लीजिए। अभी तक ज्ञात, जितना हमको ज्ञात है उसमें सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी के पास उसका एक उपग्रह है जिसे हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा या मून, ठीक है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब मैं थोड़ा पृथ्वी का दैनिक गति के बारे में बता दूं आपको। पृथ्वी का दैनिक गति, जिसे घूर्णन गति भी कहते हैं हम लोग, दैनिक गति, पृथ्वी का दैनिक गति। जिस तरह से ये लट्टू या फिर भौरा, मैंने बनाया था भौरा एक, ये जिस तरह से ये भौरा घूमता है, ऐसे गोल घूमता है ना, इसको बोलते हैं घूर्णन, घूर्णन गति, घूर्णन गति। इंग्लिश में, हिंदी में से बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन। और एक होता है सर्कुलर मोशन। अगर एक ये गार्डन है, और इस गार्डन या फिर ये गोल मैदान है, और इस मैदान में कोई आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे चल रहा है, मतलब उसके परिधि में चल रहा है, सर्कमफेरेंस में चल रहा है, इस गति को बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, या परिक्रमा करना बोलते हैं इसको हिंदी में, परिक्रमा। परिक्रमा करना और घूर्णन में अंतर है, ये दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा शायद, मैं समझ रहा हूँ। परिक्रमा करना मतलब ऐसे परिधि में चलना, और घूर्णन करना मतलब जो भौरा घूमता है, लट्टू घूमता है, टॉप घूमता है, उसकी गति को बोलते हैं रोटेशन या फिर घूर्णन, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो हम लोग पृथ्वी का घूर्णन या दैनिक गति देखते हैं। दैनिक गति क्या होता है, पृथ्वी है ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष में रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही का मतलब अपने अक्ष में वो घूर्णन गति कर रही है। इस घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं, ये याद रखना है। घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं, और घूर्णन करने में कितना लगता है, लगभग 24 घंटे। इसलिए हम बोलते हैं 24 घंटे में, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं लगभग 24 घंटे। तो जो घूर्णन गति है वो लगभग 24 घंटे होता है, इसी से दिन और रात होता है, ठीक है। ये याद रखिए बस। उसके बाद आता है परिक्रमा। तो जो हमारा पृथ्वी है वो सूरज का परिक्रमा कर रही है। ये सूरज है और ये छोटा सा पृथ्वी है सूरज के कंपेयर में। तो ये ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो पाथ है, ये रास्ता है, ये जो पाथ है ये एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। और ये पृथ्वी ऐसे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब जो पृथ्वी सूरज के करीब होता है यहाँ कहीं पर, तब हमें गर्मी का एहसास होता है, और पृथ्वी जब दूर होता है तब हम लोग को ठंडी का मौसम होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, मतलब विंटर सीजन और
समर सीजन के बारे में हम देखें तो जो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है सूरज का, वो लगभग कितना दिन होता है, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा। तो ये याद रखिए, ये पृथ्वी का परिक्रमण काल है, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, तो ये 6 घंटे 4 सालों में एक दिन बढ़ जाता है। 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ गया। ये 6 दिन 4 सालों में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए उसको लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर, लीप वर्ष। तो हर 4 सालों में जो फरवरी है वो 29 दिन का हो जाता है, इसीलिए ये कारण था। ठीक है, इतना आपको शायद समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का भगिनी ग्रह है। भगिनी ग्रह का मतलब होता है उसकी बहन है, तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के लगभग आकार में और बनावट में समान है। पृथ्वी और शुक्र ग्रह, पृथ्वी और शुक्र ग्रह बनावट में और आकार में एक दूसरे के समान है, इसलिए पृथ्वी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। भगिनी मतलब बहन। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, नीला ग्रह, जल की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे पास का तारा सूरज है, और सूरज के बाद यहां कहीं पर कोई प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, वो पृथ्वी के सबसे निकट है। इतना याद रखना है, जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, इतना याद रखिए। उसके बाद थोड़े मून के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा इसे हिंदी में बोलते हैं। चंद्रमा जो है ये अगर पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं मैं, अगर ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये अर्थ है पृथ्वी, और ये मून है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर काटती है, ऐसे गोल गोल पृथ्वी का चक्कर वो काट रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे। और जब ये चक्कर काटती है ना, तो इसका परिक्रमण काल जो है वो 27 दिन 8 घंटे है। 27 दिन 8 घंटे, ये याद रखिए परिक्रमण काल। ठीक है, इतना याद रखिए। तो ये लगभग हमने सौर मंडल में हमारी पृथ्वी को पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग प्राकृतिक संसाधन को भी देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको जरा देखते हैं हम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, या हिंदी में प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को मैं पहले डिफाइन करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो पहले हम रिसोर्सेज का मतलब समझते हैं। रिसोर्स या संसाधन क्या होता है। संसाधन, संसाधन का मतलब वो है जिनका हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उन सभी को हम संसाधन बोल देते हैं। जैसे मैं अभी अपने लैपटॉप का प्रयोग कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो मेरा लैपटॉप संसाधन है। अगर मैं पेन का उपयोग कर रहा हूं लिखने के लिए, तो पेन संसाधन है। अगर मैं लकड़ी का उपयोग कर रहा हूं फर्नीचर बनाने के लिए, तो ये लकड़ी संसाधन है। अगर मैं पत्थर का उपयोग कर रहा हूं मूर्ति बनाने के लिए, तो ये पत्थर संसाधन है। तो ये सब संसाधन हो गए। अब हम लोग को पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस हो गया। तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ऐसा संसाधन जो गॉड गिफ्टेड हो, जिसे इंसान ने नहीं भगवान ने बनाया है, वो है नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस में आ जाएगा एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जितने जीव जंतु हैं, प्लांट्स आ जाएंगे, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट आ जाएगा, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। रॉक्स आ जाएंगे, पत्थर, माउंटेन आ जाएगा मतलब पर्वत, पठार, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है जो नेचर से हमको मिला। रिवर मतलब नदी, तालाब, पॉन्ड, पानी, जल, वाटर, हवा, एयर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा हमको स्टडी करना है अभी।
अब नेचुरल रिसोर्सेज को मैं दो पार्टों में डिवाइड करता हूं, नेचुरल रिसोर्सेज, इसे हम लोग साइंस के पर्यावरण, साइंस को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 9th-10th की बुक में। एक होता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, और चौथा खंड होता है पर्यावरण का या एनवायरनमेंट का। इस पर्यावरण में हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। तो मैं इस नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, क्योंकि हिंदी टर्मिनोलॉजी मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की भरपूर प्रयास करूंगा। इस प्राकृतिक संसाधन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसे फिर से नया करा जा सके, ठीक है, नवीनीकरण इसको बोल सकते हैं हिंदी में, जिसे फिर से नया किया जा सके, या वो रिसोर्सेस या वो संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा, पृथ्वी में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड तो आप समझते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, अनलिमिटेड मात्रा में है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर, सन एनर्जी, सन का ऊर्जा, सन का ऊर्जा कौन कौन सा होता है, लाइट होता है, हीट, उष्मा होता है, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म नहीं होगा हमारे पृथ्वी से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड। वाटर को भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन ये वाटर पीने लायक पानी हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पानी भी हमारे अर्थ में कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो पानी को पी सके। समुद्र का पानी है, उसे हम पी तो नहीं सकते, खारा होता है, ठीक है। अब आता है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल का मतलब अनवनीकरण हो जाएगा, अनवनीकरण। इसे अपने हिंदी की बुक में देखिएगा क्या बोलते हैं, वो रिसोर्सेज या वो संसाधन जो पृथ्वी में लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब जो खत्म हो जाएगा। तो लिमिटेड में कौन कौन सा होता है, कोयला, पेट्रोल, मैं पेट्रोल जहां पेट्रोलियम लिख देता हूं, पेट्रोलियम, ये सब हमारे यहाँ अर्थ में या पृथ्वी में ये लिमिटेड मात्रा में है। इसका हम लोग अगर गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, और एक बार ये खत्म हो गया तो वापस बनने में अरबों साल लगते हैं, अरबों से भी ज्यादा, इतने सालों बाद ये वापस बनेंगे। लेकिन अगर हवा है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, पानी है, इन सब का साइकिल चलता है, चक्र चलता है, तो ये वापस बन जाएंगे उस चक्र के माध्यम से। लेकिन अनवनीकरण जो रिसोर्सेस है या संसाधन है, वो एक बार खत्म हो गए तो उनको वापस आने में करोड़ों अरबों साल लगेंगे, ठीक है, ये याद रखिए। अब इसी वजह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे। कंजर्वेशन का मतलब इनको बचाना है, इनको हमको सुरक्षित करना है। तो कंजर्वेशन के लिए हम जाते हैं, तो कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या क्या कैसे अपने प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं, इसको देखेंगे। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम कैसे करें। जैसे हम लोग बिजली बनाने के लिए कोयला का उपयोग कर रहे हैं। अभी कोयला से थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर पानी गर्म करके उसका भाप बनाकर हम बिजली बनाते हैं टरबाइन घुमा के। तो इसको बचाने के लिए हम लोग डैम का सहारा ले सकते हैं, डैम से बिजली बनाया जा सकता है, डैम का उपयोग करके। और क्या सहारा हो सकता है, विंड एनर्जी, हवा, पवन चक्की लगाकर विंड एनर्जी को उपयोग करके हम कोयला को बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं, सोलार एनर्जी, सन का उपयोग करके सोलर एनर्जी। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, इनके मदद से हम लोग अपने जो नॉन रिन्यूएबल है, अनवनीकरण संसाधन है, उनको बचा सकते हैं। इस तरह पेट्रोल है, पेट्रोल से कार चलता है, तो पेट्रोल की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इन डैम की मदद से, विंड एनर्जी की मदद से, सन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना लिए और उस इलेक्ट्रिसिटी से कार चलाएं, तो पेट्रोल की सुरक्षा हो गई। तो इस तरह से हम अपने एनर्जी है को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में तो और भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद जो मैं कल की वीडियो लेके आऊंगा डे 2 में, उसमें हम प्राकृतिक संसाधन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग जरा कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोग को थोड़ी जो मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी उपयोग कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो कल से मैं प्रॉपर हिंदी में बोलने का, हिंदी में नोट्स बना के आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो जरा कमेंट करिएगा, मैं
आप मुझे कमेंट यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।